आप देख रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं आपका फैसला, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे सहयोगी राजीव सरदेसाई भी अब हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। वो भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये नतीजे क्या कह रहे हैं या फिर ये रुझान जो अभी तक आए हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी लहर जिसको हमने देखा था लोकसभा चुनाव में, क्या उसकी रफ्तार पड़ गई है जरा सी धीमी, या फिर जम्मू में तो जरूर बहती हुई दिख रही है लेकिन घाटी में बिल्कुल जम गई है वो लहर। ये है बड़ा सवाल जिसे आज हम यहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे। झारखंड में बन रही है सरकार, लेकिन जिस तरह का प्रचंड जनादेश, जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में साथ दिया था वहां पर, क्या उस तरह से बीजेपी के साथ खड़ी है जनता? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति उल्टी पड़ गई है बीजेपी के लिए? बहुत सारे सवाल है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। क्या है वो बड़ी बातें जो जम्मू कश्मीर के मद्देनजर इस वक्त सामने आ रही है, जरा वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों सीटों से हार गए हैं। उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों, गांदरबल छोड़ के गए थे कि शायद मैं बच जाऊं, लेकिन बच ना सके। किसी पार्टी को हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुमत नहीं है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 28 इस वक्त आगे हैं वो, बीजेपी लेकिन 25, यानी यहाँ पर डोल रहा है मामला। 28 पर वो और 25 पर बीजेपी। मोदी की नीयत पर शक नहीं है, ये कहना मुजफ्फर बेग का। क्या कर रहे हैं वो इसी के साथ इशारा। पीडीपी बीजेपी को साथ आना चाहिए। पीडीपी के नईम अख्तर जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था पीडीपी के लिए दरवाजे खुले हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। तो फिर ऐसे त्रिशंकु जनादेश के बाद जो बातें होती हैं वो यहाँ पर भी होती दिखाई दे रही हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक है, जो अलग अलग विकल्प है वो आइए आपको बता देते हैं। वो आइए आपको बताते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त विकल्प बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28, 11, 6 ये हम आपको बता रहे हैं। पीडीपी, कांग्रेस और अन्य का जोड़कर 45 यहाँ पर एक विकल्प जो बनता हुआ दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर का विकल्प नंबर 1 है। इसके बाद जो दूसरा विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं वो है विकल्प नंबर 2 जो इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पीडीपी और बीजेपी 53। तो ऐसे में तो फिर किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि बीजेपी अभी ऊपर बढ़ी है, 25 तक पहुंच गई है और इधर पीडीपी 28 पे पहुंच गई है, यानी ये एक मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ, ये देख लीजिए, ये एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 16, 25 इनके मिला लीजिए, 6 जोड़ दीजिए अन्य का। और जम्मू कश्मीर में देखा जाता है यहाँ के अन्य बड़े खतरनाक होते हैं। हालांकि वो जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, हमेशा जो सत्ता में रहा है उसके साथ वो चल जाते हैं। 47 यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प नंबर 3, जिसमें बीजेपी, एनसी और अन्य को हम जोड़ देते हैं, तब भी यहाँ पर बन जाती है बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत दिलचस्प है और इसी पर राजीव मैं आपसे सबसे पहले कमेंट लेना चाहती हूँ। बहुत दिलचस्प है। एक विकल्प ऐसा भी बन रहा है जिसमें बीजेपी की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें आप देखें कि कांग्रेस के साथ पीडीपी सरकार बना ले, अगर ज़रूरत पड़े भी तो कुछ अन्य की। लेकिन दूसरा भी है जिसमें बीजेपी एनसी, क्या होगा दिल्ली? देखिए मुझे लगता है जो आंकड़े अब आ रहे हैं उसमें अगर 28 और 16, 28 पीडीपी और 16 एनसी के ऐड करते तो उनकी सरकार बनती, यानी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सरकार कभी होगा तो वो होना नहीं है। दूसरा विकल्प जो है, पीडीपी इस समय या तो बीजेपी के साथ जाए या पीडीपी जाए कांग्रेस के साथ। बीजेपी में जाने में एक दिक्कत है जो है वैचारिक, किस तरह से विचारधारा पर आप एक तरह से आपकी विचारधारा मिलती नहीं है तो किस तरह से सरकार चलेगी। तीसरा विकल्प है कांग्रेस के साथ जाइए, लेकिन अगर 28 और 12 आप जोड़ दें तो 40 होते हैं। 4 आपको फिर इंडिपेंडेंट्स मिलने पड़ेंगे, यानी जो सरकार बनेगी वो बिल्कुल अस्थिर सरकार बनेगी। आपने एक और फॉर्मूला दिया कि कहीं बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट्स की सरकार बने, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, खुद अपने 2 सीट हारे हैं। तो आज की तारीख में एक और विकल्प है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट चले। पीडीपी कहे हम सरकार चलाएंगे और बीजेपी कहेगी हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें फिर आप सरकार में डे टू डे आपकी जो गवर्नमेंट है, बार बार आपकी जो दिक्कतें आएंगी वो नहीं आएगी। और मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सेंटर का सपोर्ट भी मिले। तो किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है 2 ही विकल्प रहते हैं, एक या तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है या बीजेपी और कांग्रेस पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनती है इंडिपेंडेंस के सहारे। क्योंकि ये नंबर फाइनल नहीं है। अगर 30 और 12 बने, 42 बने, 2 इंडिपेंडेंट्स में से मुझे लगता है एक लेफ्ट का है और एक 2 ऐसे हैं जो प्रीवियसली इसी पार्टी से रेबल्स थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार बनने के आसार जो है या तो पीडीपी कांग्रेस या पीडीपी
और बीजेपी बाहर से समर्थन देने वाली। लेकिन पीडीपी बाहर से बीजेपी का समर्थन, फिर भी जनता क्या समझेगी? नहीं, जम्मू वर्सेस कश्मीर हमने देखा, जम्मू कश्मीर में जम्मू कुछ और कह रहा है, तवी नदी कुछ और कह रही है, और यहाँ कश्मीर कुछ और कह रहा है। सुसाइडल नहीं होगा पीडीपी के लिए? नहीं, क्योंकि पीडीपी की सरकार हुई है। ऐसा नहीं है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच में समझौते नहीं हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने समझौता किया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, और नरेंद्र मोदी के पास भी एक मौका है, जबकि उनके विरोधी कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कन्वर्जन्स का डिबेट। ये जब मुद्दे उठा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि मैं दिखाऊंगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ भी मैं एक तरह से समझौता कर सकता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो छवि है वो ऊपर उठ जाए, मैं एक स्टेट्समैन की तरह नजर आऊं, और वही वादी जहां आपको केवल 1% मिला है इस बार, आप उस वादी की तरफ एक तरह से कह रहे हो मैं आपके साथ हूं। तो ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो, एक वर्किंग रिलेशनशिप, अलायंस नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप। अमित शाह मिशन 44 में कितने मार्क्स देंगे आप उन्हें आउट ऑफ 10? देखिए, जम्मू में अगर आप देखिए 37 सीट थे, जिसमें 25 बीजेपी को मिले, 24 बीजेपी को मिले, यानी 2/3 बहुमत आपको जम्मू में मिली है। लेकिन जो वादी में आपको एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं 2-3, वो मिशन 44 कामयाब नहीं। लेकिन मुझे लगता है ये जो मिशन 44 था, ये केवल अपने वर्कर्स को थोड़ा उत्साहित करने के लिए था, एक माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को कभी भी लगा होगा कि वाकई हमें 44 सीटें मिलेगी, और इस वजह से मैं कहूंगा उनको 10 में से कम आपको 6 या 7 मार्क देने पड़ेंगे। बहुत दिलचस्प है ये। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की राजनीति को जब करीब से जब देखें तो बहुत सारी भावनाएं दिखती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहती हुई दिखती है, और इसी में से एक परिवार है लोन साहब का। जी हाँ, सज्जाद लोन इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, और मिलने भी जब आए नरेंद्र मोदी से तो ये कहा गया कि क्या आप सेपरेटिस्ट नेताओं से मिल रहे हैं, अलगाववादी नेताओं से, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। इस बीच राजनीति उनकी दिखी नरेंद्र मोदी की तरफ झुकती हुई सज्जाद लोन की। उनकी बहन शबनम लोन, उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। घाटी की भावनाओं को वो किस तरह से रख रही है, जरा सुनते हैं। अभी तक जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं इन चुनावों के, उसे देखकर क्या कहेंगे आप इस मैंडेट के बारे में? ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था दैट पीडीपी यहाँ पे बेटर करेगी और जम्मू में बीजेपी बेटर करेगी, लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि ये वोट जो है पोलराइज हुआ। In Jammu, it is polarized and consolidated the Hindu vote, and यहाँ पे silent Muslim vote consolidate हुआ है। whether वो मुस्लिम वोट एनसी को जाता है या पीडीपी को जाता है, बट बीजेपी को नहीं गया सिलेंडर। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो अभी तक मैंडेट हमारे सामने दिख रहा है वो जम्मू और कश्मीर को बिल्कुल क्लियर एक डिवीजन डिमार्केशन हमें दिख रहा है फैसले के लिए। पहले भी रीजनल डिवीजन होता था, बट दिस टाइम आई थिंक जब से ये एंटी कन्वर्शन लॉस, मोदी साहब जो है वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी का सेकंड रंग है, शायद मोदी साहब डजंट नीड एनिमीज, ही हैज एनफ ऑफ देम इन दी बीजेपी इटसेल्फ। और चूंकि एक सेक्युलर मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जब साक्षी महाराज कहते हैं कि जो बापू के कातिल थे वो हीरो है, जब एंटी कन्वर्शन लॉ पे विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के लोग इतनी ज्यादती से बोलते हैं, तो नेचुरली जो माइनॉरिटीज हैं उनमें फेयर एंड इनसिक्योरिटी आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर में जो मुसलमानों की आबादी है, ऑलरेडी यहाँ की आबादी जो है ऑन द एज है, तो जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो नेचुरली यू मस्ट अज्यूम कि वो लोग बीजेपी की तरफ इतने मायल नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले भी पोलराइजेशन की बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जम्मू इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर के बार बार विजिट्स जम्मू कश्मीर की तरफ, या फिर हम ये कहें कि सज्जाद लोन जैसे शख्स अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं, ये चीजें कहीं पर इन्होंने असर डाला है? जी देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बड़े ब्लेजिंग ओरेटर हैं। वो जब तकरीर करते हैं तो ही इज एबल टू कनेक्ट विद द मासेस, और उनकी जो सबसे बेस्ट यूएसपी है कि हर एक को ये लगता है कि आई कैन रिलेट टू हिम, बिकॉज ही डजंट कम फ्रॉम सम रॉयल बैकग्राउंड। वो एक इंसान है जो सेल्फ मेड है।
उस तरह से जहाँ भी मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जम्मू में, मैंने उनसे बात की कि इस पे क्या असर रहेगा, उनका सबका यही अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ जाते हैं एटलीस्ट 15 to 20% वोट स्विंग वो ले ही आते हैं। और ये जरूरी नहीं है लोग उनको उस वक्त बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, शायद उनकी शख्सियत जो है वो भारी पड़ती है। अदरवाइज जो बीजेपी का इस वक्त इंटरनल स्ट्राइक है और इंटरनल मैकेनिज्म है, जहां आप ये देखिए आरएसएस जो है उनकी प्रिडोमिनेंट वॉइस होती जा रही है, और जहां मोहन भागवत साहब ये कहते हैं कि मुसलमान भी हिंदू है, जाहिर है बहरकैफ एक जबरदस्त इनसिक्योरिटी आ जाएगी मुसलमानों को। ये ऐसा लगता है कि यू आर गिविंग एन अल्टीमेटम टू द मुस्लिम दैट either you convert और यू आर स्टिल अ हिंदू। तो ये तो कॉमन सेंस है। और अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं इनसिक्योर नहीं होता हूँ इस बात से, मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती। कश्मीर का ये वो दर्द है जिसका जिक्र शबनम लोन कर रही हैं, जिससे शायद बहुत लोग गुजरे होंगे अपने वोट का इस्तेमाल करने के वक्त, और शायद इसीलिए ये नतीजा आया है। सिर्फ 1% वोट घाटी में भारतीय जनता पार्टी के हाथ। लेकिन चलिए ज़रा, चूंकि अब सरकार बनने की परिस्थिति दिख रही है, आइए ज़रा आपको तसल्ली से दिखाते हैं कि कैसे सरकार बनेगी। अशरफ वानी हमारे सहयोगी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ वानी के पास भी चलेंगे और अशरफ से बातचीत करेंगे। लेकिन ये देख लीजिए साफ स्क्रीन, और जैसा कि राजदीप बता रहे हैं हमें, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी जो बड़ी आपको दिख रही है राजदीप, वो यही है कि पीडीपी तो है ही सेंट्रल, तो 29 के साथ इनको उठाकर बीच में रख देते हैं। आप उनको रख दीजिए, और अगर आप बीजेपी को ले आए तो देखिए बाहर से या अंदर ले जाए, ठीक है। अगर अंदर ले जाए तो देखिए 54 हो जाते हैं तो सीधी सरकार बनती है, सीधी सरकार। लेकिन जैसे मैंने कहा आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर यह सरकार कितने दिन चलेगी, एक तरफ जम्मू की राजनीति, दूसरी तरफ कश्मीर, तो आप उन्हें वहीं रख दीजिए अमित शाह को, और वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप ले अंजना, अगर पीडीपी के साथ आप कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस अब हो गए 40, 4 बज गए। अब ये 6 में से 2 है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के और 4 मैंने सुना है निर्दलीय है, एक शायद सीपीएम का है तारीगामी। अगर ये 6 में से 4 भी आ जाए, 44 बन जाते हैं, सरकार बनती है। पर क्या इस तरह की सरकार आप बना पाएंगे जिसपे इंडिपेंडेंस के साथ बनी है पहले भी कश्मीर में? ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार बननी थोड़ी, उसपे एक ही मुश्किलात है कि ये इंडिपेंडेंस कौन है। अगर ये इंडिपेंडेंस 6 के 6 तैयार हो जाए, और मुझे नहीं लगता सज्जाद लोन इस समय जाएंगे इस अरेंजमेंट में, बाकी जा सकते हैं, तो सरकार आपकी बन सकती है। चलिए ठीक है, सीधे अशरफ वानी के पास चलते हैं, क्योंकि वहां की राजनीति को वो अंदर से और करीब से बहुत जानते हैं और समझते हैं। और इसीलिए अशरफ वानी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम दिखा रहे हैं पीडीपी तो है ही, या तो बीजेपी अंदर या बाहर समर्थन, लेकिन अशरफ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है जरा। उससे पहले जरा नीतीश कुमार कह रहे हैं झारखंड के नतीजों पर कुछ, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से तो हमको कम दिखाई पड़ रहा, उम्मीद से कम ही उनको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है अब तक के रुझान के मुताबिक। चाहे वो झारखंड हो या जम्मू कश्मीर, सब जगह उनको जो रुझान है, जो सब कुछ वहाँ के बारे में उम्मीद लगाई जा रही थी, और इतना कम मिलेगा उनको समर्थन, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मुझको तो लग रहा था कि चूंकि झारखंड में खास तौर से कोई भी कारगर अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि जो हम लोगों का था भी उसमें भी वो पूरे तौर पर अलायंस नहीं था, कहीं कोई किसी के खिलाफ, यहाँ तक कि सिटिंग एमएलए के खिलाफ भी कैंडिडेट दूसरे का, तो जिसको कहते हैं कि पूरे तौर पर परफेक्ट अलायंस नहीं हुआ था 3 दलों का भी। और इसमें अगर कोई, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेवीएम कोई और दल होता, तब एक आप कह सकते हैं कि मजबूत अलायंस इस ढंग का होता जिसमें लड़ाई पूरे तौर पर आमने सामने की होती। तो इस परिस्थिति में, जबकि भाजपा विरोधी मत बिखरा हुआ है कई हिस्सों में, और वैसी परिस्थिति में तो कम वोट पर भी उनको अपने आप स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए था, और जिस ढंग का रुझान था उसके हिसाब से तो ऐसा लगता था कि उनको स्वीप करना चाहिए। लेकिन ये हालात दिख नहीं रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कोई गुमान करने लायक स्थिति नहीं। मुझे क्या लगता है, मुझको भी थोड़ा आश्चर्य ही हुआ है, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, मैं तो एक दिन के लिए गया था, मेरी कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि अगर कोई ठीक ढंग से अलायंस होता तो वहाँ पर कोई दिलचस्पी होती। तो वैसी परिस्थिति में
मुझको भी, मेरे मन में भी जो आता था, जो भी गणित दिखता था, उसके हिसाब से भाजपा को कम मिल रहा। दिल्ली में जिस वेव के सहारे वो लड़ रहे होंगे, ये तो उसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, लेकिन बताएंगे वो कि किस वेव पर लड़ रहे थे। हम कौन होते हैं उनके बारे में ये टिप्पणी करना। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो रोज रोज दूसरे दल के बारे में ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे, लेकिन वो देश में अभी सत्तारूढ़ दल हैं और जिस ढंग का उन्होंने प्रचार किया और जिस ढंग के दावे किए गए उनके द्वारा, उसके अनुरूप चुनाव का परिणाम नहीं आ रहा, उसका रुझान नहीं प्रकट हो रहा। ये थोड़ी मुझे भी इस बात का आश्चर्य हो रहा। ऐसा लग रहा है कि समय पहले ही तो उनका सब कुछ हवा हवाई तो नहीं हो जाएगा। बहुत शानदार महाधरना रहा है 6 दलों का, आपस में जो बातचीत चल रही है, और तय हुआ था कि केंद्र की वादा खिलाफी के खिलाफ हम सब लोग धरना पर बैठेंगे, और बहुत ही शानदार धरना हुआ। नीतीश बाबू का अब ये परमानेंट फिनोमेना हो गया है, लगता है हमेशा इसी मोड में रहते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, और एक मोदी नाम की तकलीफ उनकी पेशानी पर लगता है परमानेंट जगह पा चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर झारखंड में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और जम्मू कश्मीर में कम से कम डबल अपने डिजिट को करने में, पिछली बार से दोहराने में अपनी सीटों को कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो कॉम्बिनेशन हम आपको सीधे फिर से लिए चलते हैं, जम्मू कश्मीर जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है उसमें पीडीपी, अन्य कांग्रेस, ये एक बनता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी का समर्थन अंदर या बाहर से, जिसमें आराम से सरकार बनती हुई दे रही है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अशरफ, पीडीपी से बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, जिसमें पहले उनके जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं नईम साहब की बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, फिर मुजफ्फर बेग साहब सीन में कूदते हैं, वो कहते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, कांग्रेस को मैं दाद देता हूं, मोदी लहर में भी इतनी सीटें लेकर आ गए। किधर जाएंगे अल्टीमेटली? बिल्कुल सही बात आपने अंजना कही। दरअसल अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसी पसुपेश में है। यहाँ तक कि जो खबरें आ रही हैं, पीडीपी की जो थिंक टैंक्स हैं वो अब एक बैठक में जुट गए हैं और वो अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन हम सुबह से लगातार बोल रहे हैं, एक तरफ खाए है और दूसरी तरफ से कुआं, तो कहाँ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से हम लगातार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है ज़्यादा प्रिय एक गठबंधन होगा पीडीपी के लिए अगर उनके नंबर बनते हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद असल में जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेता था, वही एक स्टालवार्ड थे कांग्रेस के, और उन्होंने कांग्रेस को करीब 20 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा जम्मू कश्मीर में की है। उनको कांग्रेस के नेताओं को समझना, पहचानना, उनसे बात करना उनके लिए काफ़ी आसान है नस्बत के बीजेपी के। और दूसरी तरफ से अगर पीडीपी की राजनीति देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुतबादिल बनकर, या आप शाम को खंगालिएगा सभी चुनावी नतीजों को, बहुत कम अंतर रहा है। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस दोपहर तक पुलवामा जिले की सभी सीटों पर आगे चल रही थी और एक मुश्त 2 या 3 राउंडों में वो 4 सीटें वो हार गई। तो यही कुछ खेल हो रहा है जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में कि कांटे की टक्कर है और वोट जो है पूरी तरह से 4 हिस्सों में बटा है। एक तरफ से बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख रीजन में पिछली बार जो लोकसभा चुनाव है बीजेपी ने वो लोकसभा सीट जीती थी। अब की बार खाता नहीं खुला, 4 की 4 सीटें 3 कांग्रेस को गई, 1 निर्दलीय को गई। तो कहीं ना कहीं जो पूरा है जम्मू कश्मीर में, ये अभी जब तक पूरे नतीजे नहीं आएंगे तब तक आप किसी भी पार्टी को खारिज नहीं कर सकते हैं और ये भी नहीं साफ हो सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। जैसे आपने कहा है कि अभी जब तक नतीजे पूरे आएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, जैसे आपने कहा, खबर उड़ी, कई लोगों ने एसएमएस किए, मैसेज किए, हमने भी चलाया कि शायद वो हार गए हैं, लेकिन अब साफ हो गया कि वो जीत गए हैं। इसी तरह के जो रुझान है, गांदरबल की आप बात कर रहे थे, गांदरबल में उमर अब्दुल्ला सीट छोड़ के चले गए थे, शायद वो वहां से हारेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां भी जीती है। तो यही कुछ है जहां, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो जो एमएलएज थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, उनका कॉन्फ्रेंसी फैक्टर जो है वो गया है। साउथ कश्मीर में कुछ सीटों पर जहां पर पीडीपी की पेट थी वो वहां पर हार रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे अब्दुल रहीम रातर जो फाइनेंस मिनिस्टर के उमर अब्दुल्ला की सरकार में, वो चरायर शरीफ से हार गए हैं। तो मिला जुला ऐसा कुछ है कि जैसे कि लोगों ने सिर्फ बट के वोट दिया है और मात्र एक पार्टी को कहें तो एक पार्टी को चुनकर जम्मू कश्मीर की जनता ने सरकार बनाने के लिए नहीं चुना है।
बिल्कुल, किसी एक पार्टी को इस काबिल नहीं समझा है जम्मू कश्मीर की जनता ने। अशरफ वानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच राजदीप सरदेसाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से जरा रुख अब जम्मू कश्मीर के बाद कर लेते हैं झारखंड का, और झारखंड की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 40, अब तो 40 पर, ये देखिए झारखंड में अब 40 पर बीजेपी प्लस है। झारखंड में 40 पर पहुंचना, और वो भी राजदीप आजसू के साथ मिलकर, ये क्या बता रहा है? लोकसभा चुनावों से विधानसभा के सफर में कहां पर बीच में क्या वो लहर थोड़ी गिरावट आई है? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी करीब 54 सीटों पे आगे थी, अब वो 40 तक आई है। उनके कुछ लोकल लीडर्स है, आजसू के कुछ लोकल लीडर्स है जो बड़े नेता हैं, उनको हार भुगतनी पड़ी है इस बार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने पूरा अपना भरोसा जो लोकल लीडरशिप थी नरेंद्र मोदी पर लगाई थी। बहुत पैसा भी डाला था, लेकिन ऐसे वातावरण में जब आपकी लोकल लीडरशिप कमजोर हो, किस हद तक आप एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी पर निर्भर रहेंगे? और बाबूलाल मरांडी जो है, उन्होंने अपने एरिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने एरियाज में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यानी आप पूरी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक राज्य स्तर के इलेक्शन पर आप उनको खत्म नहीं कर सकते। नेशनल इलेक्शन पर नरेंद्र मोदी जैसे नेता आकर पूरा वो इलेक्शन जितवा सकते हैं, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन होता है तो आपकी स्टेट लीडरशिप को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके मुख्यमंत्री आप कौन होंगे, किस तरह के नेता को आप बनाओगे, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, क्या मास लीडर को आप एक नया मास लीडर लोगों के सामने रख पाओगे? बीजेपी को एक वार्निंग सिग्नल भी है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जो बैटल एक थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उसमें झारखंड ने साफ दिखाया है कि बीजेपी आज नंबर 1 नेशनल पार्टी बन गई है। और कांग्रेस जो है, एक ट्राइबल वोट 20-30 साल पहले कांग्रेस का हुआ करता था, वो वोट जो है अब बीजेपी की तरफ गया है या क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ गया है। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। कम से कम संथाल परगना जैसे इलाकों में कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 सीटें, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए हेमंत सोरेन ने ये सब कुछ हासिल किया है। और जबरदस्त प्रचार उन्होंने भी इस बार किया था। रांची की तस्वीर हम सभी ने देखी थी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब जोड़ लीजिए कांग्रेस कहां पर पहुंची है, 11 में जोड़ दीजिए 8, 19 पर, दोनों राज्यों को जोड़कर डॉक्टर अजय कुमार।